म्हणून म्हटलं. बस्ती वातेच पित्तेच कफे रक्तेच शस्त्रते संसर्ग सन्निपातेच बस्ती हितः सदा. और अनेक कर्म कर्तव्य बस्तियां, ये सभी बस्ती का श्रेष्ठता को बताता है. या एवं पुरुष धरा एवं अस्थि धरा, इस सूत्र से अस्थि धरा कला और पुरुष धरा कला एक ही है. पक्वाशय और अस्थि दोनों वायु के मुख्य स्थान. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में. बहुत जन दो बार ज्वाइन हुए हैं तो इसलिए इको आ रहा है. ओके. हेलो हेलो. हेलो. हाँ बोला सर, येतोय आवाज. अस्थि धरा कला और पुरुष धरा कला दोनों एक ही है. पक्वाशय और अस्थि दोनों वायु के मुख्य स्थान होने की वजह से अस्थि संबंधी सभी व्याधि में बस्ती चिकित्सा श्रेष्ठ है. सिर्फ और सिर्फ आपको अवस्था का ख्याल रखना पड़ता है, और यदि आपको अवस्था पता चली तो आप बस्ती से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. अभी बस्ती के बारे में कुछ शास्त्रीय माहिती में ग्रंथों में जो बताया है, बस्ती के कुछ प्रकार बताना जा रहा हूं. अधिष्ठान भेद से जो आप सभी को पता है, द्रव्य भेद से आस्थापन या न्यूरो बस्ती, अनुवसन बस्ती, संख्या भेद से कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती. स्लाइड दिख रही क्या आपको? नहीं सर, नहीं दिख रही है. स्लाइड नहीं दिसत आहे. एकच मिनिट सर. आता दिसतंय का? आता दिसतंय? यस, दिसतंय सर. जी सर, दिख रहा है. हाँ, दिसतंय. अभी तक हमने शास्त्रीय विवेचन के बारे में चर्चा किया. अभी हम हमारे 28 साल के आयुर्वेदिक व्यवसाय में जो हमको अनुभव है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं. इसमें ग्रंथ के आदेश से व्यवहारिक चिकित्सा करने का यत्न किया है. यहाँ पर हर एक केस उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूं. आयुर्वेद व्यवसाय में जिसे हम ब्रेड और बटर कह सकते हैं वो है वात व्याधि. एक 3-4 साल पहले की बात है. एक स्त्री रुग्ण उम्र 65 शाम को हमारे हॉस्पिटल में आई. उसको बहुत दर्द जैसा लगता है, श्वास लेने को तकलीफ हो रही है. मुझे तुरंत केबिन जाने दो, ऐसा कहकर रुग्ण को बहुत दर्द ऐसा लगता था, श्वास लेने को तकलीफ होती थी.
वो रुग्ण रिसेप्शनिस्ट को जल्दी से अंदर जाने के लिए झगड़ा कर रही थी। असिस्टेंट डॉक्टर को दूसरे रूम में रुग्ण को लेकर चेक करने को कहा। रुग्ण का बीपी 180/90 था और पल्स 88 थी। साथ में पाल्पिटेशन भी था, स्वेटिंग भी था। बाद में मैंने रुग्ण को चेक किया। प्रथमतः मुझे लगा कि ये रुग्ण कार्डियक होगा, लेकिन इतिहास पूछने के बाद रुग्ण को 3 दिन से मलप्रवृत्ति हुई नहीं थी। रुग्ण को चेस्ट पेन भी था। मेरे पास आने के पहले वो 2 फिजिशियन और एक सर्जन के पास जाकर आई थी। 3 बार उसका ईसीजी भी निकाला था, वो नॉर्मल था। ये सोचने के बाद मैंने रुग्ण का इतिहास वापस से पूछा, तो इतिहास पूछने के बाद मुझे लगा कि अवरोधजन्य अपनवायु प्रकोप होकर ये तकलीफ हुई होंगी। इसी वजह से मैंने 100 ml का अनुलोमक तेल का मात्रावस्थी देकर बाद में न्यूरोवस्थी देने का बोला। प्रथम स्नेह देने की वजह यही थी कि यदि मल की ग्रंथि हुई होंगी तो वो बाहर निकलने में मदद होगी, लेकिन स्नेहवस्थी देने के बाद तुरंत रुग्ण को बेड पर ही वेग आया। रुग्ण को प्रभुत मात्रा में मल प्रवृत्ति हुई, साथ में अपनवायु लोमन भी हुआ। उसके बाद तुरंत रुग्ण को उसके लक्षण से आराम मिला। रुग्ण का बीपी 140/80 तक नीचे आया था। पाल्पिटेशन और स्वेटिंग भी कम हुआ था। रुग्ण को कुछ पथ्य समझाकर वातानुरोधक दवा दिया और साथ में कोष्ण जल लेने को बोला। सुबह से 3 तज्ञ के पास जाकर भी जिससे उपशय मिला नहीं था, उस रुग्ण को सिर्फ 10 मिनट में एक स्नेहबस्ती से उपशय मिला, क्योंकि मलाष्टंभ जैसा जितना डीप चिंतन आयुर्वेद ने किया है उतना किसी भी शास्त्र ने नहीं किया है। इस पर यदि सत्सद विवेक बुद्धि से अवस्था ख्याल में रख आई तो इमरजेंसी भी हम हैंडल कर सकते हैं। मैं गुरुवर्य के पास जब सीखने को था तब ये केस मैंने देखी थी, और मैं हर लेक्चर में ये केस हमेशा शेयर करता हूं, क्योंकि इस पेशेंट की वजह से या इस केस की वजह से अपने को आयुर्वेद के पास देखने का एक नया तरीका मिलता है। ये 1990 की बात है। गुरुवर्य प्रताप जोशी जी के पास आयुर्वेद सीखने के लिए गया था। वहां पर एक स्त्री रुग्ण श्वास की तकलीफ थी, इसीलिए नगर पालिका रुग्णालय में एडमिट थी। नगर पालिका के रुग्णालय के बाजू में ही आयुर्वेदिक का नगर पालिका के तरफ से चलने वाला रुग्णालय था। वहां पर गुरुजी के अंडर वो चलता था। गुरुजी को तब उन्होंने बुलाना आया तो गुरुवर्य के साथ हम भी वहां गए। रुग्ण को चेक करने के बाद देखा तो रुग्ण को श्वास का तकलीफ सुबह से आ रहा था। श्वास की तकलीफ सुबह से थी। सुबह 9 बजे रुग्ण की डीएनसी हुई। उसके बाद आधे घंटे से यह तकलीफ चालू हुई। रुग्ण के इतिहास में उसे श्वास की तकलीफ कभी भी नहीं थी। रुग्ण को सुबह से आधुनिक शास्त्र की सभी दवा, जो एपकॉर्लिन से लेकर डेरिवायलिन तक इंजेक्शन दिए गए थे। ऑक्सीजन का भी सप्लाई चालू था, लेकिन रुग्ण को उपशय नहीं था। आखिरी का एक उपाय इसलिए आयुर्वेद में कुछ है क्या, इसलिए गुरुजी को बुलाना आया। रुग्ण को चेक करने के बाद तुरंत 250 ml तिल तेल का बस्ती गुरुजी ने दिया। मैं गुरुजी के पास देखते रहा, क्या बाकी कुछ पूछा ही नहीं, नाड़ी सिर्फ देखा और थोड़ा सा इतिहास लिया और तुरंत 250 ml तिल तेल का बस्ती मुझे देने को बोला। 15 मिनट में ही रुग्ण का श्वास वेग कम हुआ। रुग्ण को अच्छा लगने लगा। रुग्ण आराम से सो गया। ये होने के बाद मैं गुरुजी को पूछा कि ये कैसे हो सकता है। तब गुरुजी ने बताया कि इस रुग्ण को डीएनसी की वजह से अभिघातज अपनवायु का प्रकोप हुआ है और उस अपान को प्रतिलोम गति से प्राप्त हुई और उसने प्राणवायु को अवरोध निर्माण किया। साथ में डीएनसी करने की वजह से उसको मानसिक संतुलन या रुग्ण टेंशन में भी होंगी, इसी वजह से श्वास की तकलीफ होती थी। मैंने सिर्फ स्नेहबस्ती देकर वात स्थान पर कार्य करने को किया और अपनवायु के कार्य में जो बिगाड़ विकृति निर्माण हुई थी, वो जो गति बदल गई थी, वो स्थिति में लाने का प्रयत्न किया और वो सिर्फ एक 250 ml के तिल तेल के बस्ती से हुआ। इसी एक ही केस से मेरा पूरी तरह मैं आयुर्वेद के पास आकर्षित हुआ। इतना सिंपल सादा आयुर्वेद आवरण चिकित्सा गुरुजी ने एक ही केस में मुझे तभी बताई थी। प्रैक्टिस डेवलप होने के लिए एक केस भी महत्वपूर्ण होती है। इस सक्सेसफुल केस में वजह से समाज में तुम्हारा नाम प्रभावित होता है, साथ में खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारा एक फिजिशियन थे, उनके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिजिशियन दोस्त होने के कारण मैं उनको मिलने को गया। वो 96 की ये बात है, एक केस है।
पूरा रात से रुग्ण कोमा में था, उसे पैरालिसिस हुआ था। वहां पर सोचने के बाद और वो वहां के डॉक्टर्स फिजिशियंस के बाद बात करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आप आयुर्वेद कुछ कर सकता है क्या। रुग्ण की अवस्था देखने के बाद मैं सोचा कि कुछ तो आयुर्वेद की दवा चालू करेंगे। रुग्ण का इतिहास लेने लिया तो रुग्ण का एज 70 इयर्स था, वाम हस्तपात क्रियाहानि थी, मूत्रावरोध था, इसलिए पुलिस कैथेटर डाला हुआ था। रुग्ण को मूत्राशयला का भी तकलीफ थी, मलाव स्तंभ था, नेक स्टिफनेस भी था, साथ में राइस ट्यूब से फीडिंग चालू था। लेकिन रुग्ण के हिस्ट्री में देखा तो रुग्ण को आर्टिक स्टेनोसिस भी था, ओल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ट्रांसिएंट इस्चेमिक डिसीज और साथ में सीओपीडी था, यानी बंच ऑफ डिसीज था। ये सब इतिहास देने के बाद प्रथम का ट्रीटमेंट करना क्या नहीं, ये द्विधा अवस्था में मैं था। लेकिन सब इतिहास देखने के बाद आयुर्वेद पर पूरा विश्वास होने के बाद मैंने सोचा कि पहले बस्ती देंगे। उस डॉक्टर के साथ बात किया तो बोले नहीं, बस्ती है तो मैं नहीं मानूंगा, तू कुछ दवा देता होगा, राइस ट्यूब से देना होगा तो दे सकता है। तो फिर कुछ शमन चिकित्सा देकर देखेंगे, बाद में शोधन का सोचेंगे। इस हेतु से मैंने प्रथम था ब्रोतवाद चिंतामणि, ताप्यदिरोह, एकांगवीर, श्रृंग, अभ्रक, शतावरी, इनकी पुड़ी बनाकर 1-1 घंटे से उसको 10 मूलारिष्ठा में मिक्स कर राइस ट्यूब से पुश किया। बाद में 20 ml कोष्ण जल भी उसमें से पुश किया और साथ में स्वर्ण सूचकर की मात्रा शहद में घिसकर उसका चाटन देने को बोला। उस वक्त नई नई प्रैक्टिस थी तो मैं वही 2 घंटे तक रुका। 2 घंटा दूसरा डोज जाने के बाद तीसरे डोज के वक्त जब हम स्वर्ण सूचकर चाटन दे रहे थे तो रुग्ण ने थोड़ा सा मुंह से मेरी उंगली दबाई, तो हमारी थोड़ी आशाएं बढ़ गई। मलबद्धता और पक्षाघात इन सब का विचार करने के बाद मेरे दिमाग में तो बस्ती बैठ रहा था। मैंने वापस उस फिजिशियन के साथ बात किया तो वो बोले चलो तेरी दवा से कुछ तो फर्क गिरा है तो तू कर दे। तो फिर हमने शाम को 6 बजे सहस्त्रनीय न्यूरोबस्ती दिया। सहस्त्रनीय न्यूरोबस्ती के लिए दशमूल, रासना, एरंडमूल खादा और नारायण तेल इसका उपयोग किया। बस्ती देने के बाद तुरंत वो बाहर आया, बस्ती देते देते वो बाहर आया। प्रभुत मात्रा में मल निस्सरण भी हुआ, पूरे रूम में पूरी दुर्गंधी फैल गई थी और रुग्ण जोर से चिल्लाया, कितनी गंदी बदबू आ रही है, और रुग्ण संज्ञावस्था से बाहर आया था। यानी सहस्त्रनीय न्यूरो से वात दोष का प्राकृत दिशा प्राप्त होकर रुग्ण कोमा अवस्था से बाहर जो रुग्ण 3-4 घंटे जगत में रहने वाला था वो रुग्ण फिर से अच्छा हो रहा था। स्वेदन, पिंड स्वेद, शिरोधारा। ये ट्रीटमेंट चालू करने के बाद 10 दिन में ही रुग्ण लकड़ी से सहायता से चलने लगा। वहां पर डॉक्टर थे, मैजिक लगाए, बोले कहाँ पर दिया, कहाँ पर काम करता, हमारे दिमाग के बाहर है। लेकिन उसी एक ही केस से मेरी प्रैक्टिस बहुत कुछ अपना माइक बंद रखिए, अभी तो ज्वाइन दिगंबर उगले जी, आपका माइक चालू है। अपना इसी केस की वजह से मेरी प्रैक्टिस में काफी फर्क गिरा। उसके बाद काफी केसेस किए थे। अभी ये 2 पेशेंट, उस पेशेंट का मेरे पास फोटो नहीं था, लेकिन ये 2 पेशेंट में जानबूझकर यहाँ पर फोटो रखे हैं। ये पहले ऊपर वाले फोटो में जिसकी गैस्ट्रोस्टोमी भी थी, ट्रैकेस्टोमी भी हुई थी और पुलिस कैथेटर भी डाला था, ऐसे रुग्णों को 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो आपको दूसरे फोटो में चलते हुए दिख रहा। लेकिन गैस्ट्रोस्टोमी की वजह से अपना फायदा हुआ, क्योंकि उससे अपने को दवा देने के लिए आसान जाता है। तो इसी रुग्ण को निरंतर स्वेदन, बस्ती, पिंड स्वेद जो अपना पंचकर्म किया वो किया था। नीचे वाला पेशेंट भी उसी तरफ से। इस नीचे वाले पेशेंट के लिए एक थोड़ा सा अलग देता हूँ, इनको अग्निमांद्य बहुत था। तो एक गुरुवर्य थे तपन वैद्य जी, और जो अहमदाबाद में, उनसे मैंने फोन पर बात की थी। तो उन्होंने मुझे राइस ट्यूब से
मदन फल की मात्रा दूध में मिक्स कर देने को बोली और वापस राइस ट्यूब से निकालने को बोली। सिर्फ इतना ही मैंने किया तो बोले ये एक वोमन जैसा होगा और सही में ये वोमन जैसा ही काम किया। उसके बाद उसका अग्नि उस रुग्ण का अग्नि बहुत बढ़ा। ऐसे कुछ अवस्था अपन ध्यान में रखी तो बहुत सीरियस पेशेंट भी आईसीयू के पेशेंट भी अपन रिपेयर कर सकते हैं। श्रीरामपुर के एमडी फिजिशियन के पास एडमिट रुग्ण को 8 दिन से कंटिन्यूस दिक्कत थी। उसके सभी रिपोर्ट यानी ब्लड यूरिया, यूएसजी, गैस्ट्रोस्कोपी नॉर्मल थे। एंटासिड, एंटी डिप्रेसेंट देकर भी उसको कुछ उपाय नहीं था। ऊपर बताए हुए केस की वजह से उनका फिजिशियन का आयुर्वेद प्रति विश्वास बढ़ गया था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। रुग्ण का एज 61 था, रुग्ण नगर सेवक था, इतिहास अम्ल पित्त और मलावस्तंभ का था, मांसाहार था जो था मांसाहार, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ सेवन, इरेगुलर डाइट हैबिट, चाह का अति सेवन, ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स डेली लेना, यही उसका आहार का डेली रूटीन था। रुग्णों को 5-6 दिन से मल वेग आया नहीं था। मलावस्तंभ का जो आधुनिक शास्त्र में ज्यादा महत्व नहीं दिया था, वो आयुर्वेद ने उसी पर ज्यादा चिंतन किया है और वही हम सभी को एज देकर जाता है। रुग्णों को श्वसनीय न्यूरोबस्ती दिया और देने के बाद मल प्रवृत्ति होकर एक वो छर्दी का वेग भी आया। अम्ल तिक्त रसात्मक पित्त भी छर्दी द्वारा बाहर आया। रुग्णों को अपेक्षावृत हिक्का बंद हुई। बाद में पित्त शामक वातानुलोमक दवा देने के साथ सौम्य विरेचन भी दिया। ऐसा हिक्का का 14 साल का लड़का था, उसको 3 महीने से हिक्का थी और वो नगर, पुणे, नासिक सभी जगह जाकर ट्रीटमेंट ले चुका था, लेकिन हिक्का में कोई फर्क नहीं था। 14 साल का लड़का हिक्का आ रही है, 9th या 10वीं को था, तो वो साइकोलॉजिकल होगा, उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चालू कर दिए थे। हमने चेक करने के बाद उसकी हिस्ट्री लिया तो हमको लगा कि इसको वातानुलोमन करना चाहिए और मल शुद्धि के लिए बस्ती देना चाहिए। 14 साल का होने के बावजूद भी हमने उसको बस्ती दिया, सस्ने बस्ती दिया और बाद में 6 दिन का अनुलोमक तेल का बस्ती दिया। 3 महीने की हिक्का जो तकलीफ थी वो 3 दिन में उसकी बंद हुई। वापस उसको कभी उसकी तकलीफ नहीं हुई। आज वो 27 साल का है, लेकिन उसको फिर से कभी तकलीफ नहीं हुई। तो जो वातानुलोमन और वायु का मार्ग का विचार जो अपन आयुर्वेद में करना चाहिए, उसी से अपने को सिर्फ एक बस्ती से भी रिजल्ट मिलता है। ऐसे बहुत सी केसेस आपने पूरे प्रैक्टिस में आते रहते हैं, उसमें अपन ये विचार किया तो अपने फायदा मिलता है। कुछ केसेस ऐसी रहती है कि आयुर्वेद आस्तिक अवस्था में इमरजेंसी आती नहीं, या आई तो भी उसे कंडक्ट करते आता नहीं, या उसी पर उपचार नहीं होता। ऐसा बहुत बड़ी गलतफहमी जानबूझकर समाज में आयुर्वेद के विद्यार्थी में फैलाई जाती है। लेकिन पंचशोधन जैसा शस्त्र अपने पास होगा तो आयुर्वेद चिकित्सक अत्यधिक अवस्था में यश प्राप्त कर देता है। ऐसा एक रुग्ण सुशिक्षित रुग्ण था, 1.5-2 महीने से उसको वाम उदर शूल था, आईवीपी, गैस्ट्रोस्कोपी, यूएसजी सब नॉर्मल थे, लेकिन निदान हो नहीं रहा था। उसे शाम के बाद तीव्र उदर शूल होता था और रात को शूल की वजह से सो नहीं पाता था। हर रोज उसको ट्रामाडोल या फॉर्मिन इंजेक्शन लेना ही पड़ता था। उसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हाइड्रोथेरेपी भी चालू थी। हाइड्रोथेरेपी देने की वजह ये थी कि यदि बारीक स्टोन होगा जो यूएसजी में नहीं दिखता वो निकल जाएगा, लेकिन रुग्ण को कुछ उपाय मिलता नहीं था। रुग्ण को उसके रिलेटिव ने मेरे पास लेकर आया, वहां से डिस्चार्ज लिया और मेरे पास लाया। शाम को 5:30 के दरमियान उन्होंने लाया। रुग्ण परीक्षण के बाद तो निदान नहीं हो रहा था, लेकिन रुग्णों का शूल था, उधर बाद में आधो उधर शूल था और वो शाम की ओर बढ़ता था। ये सभी का विचार किया तो वात प्रकोप है, ये सोचकर मैंने उसको प्रथम सस्नेह न्यूरोबस्ती दे दिया और शाम को 5-5:30 बजे सस्नेह न्यूरोबस्ती देने के बाद रात को पेशेंट को एडमिट ही रखा। रात को 9 बजे उसको भोजन
करने को बोला। भोजन के बाद 100 ml का अनुलोमक प्लस सहचर तेल, 50 ml अनुलोमक और 50 ml सहचर तेल का बस्ती दिया। साथ में शंखवती और अनुलोमक चिकित्सा दी। सुबह रुग्ण को जब चेक किया तो रुग्ण पूरी रात सोया था। जो रुग्ण 2 महीने पूरी रात इंजेक्शन के बिना सो नहीं रहता सकता था, वो रुग्ण स्थित एक बस्ती में रात भर सोया था। बाद में उसे विधिनुसार योग बस्ती कोर्स किया। बाद में कुछ दिन तक वातानुलोमक आमपाचित चिकित्सा दी। लेकिन आज कम से कम 12 साल हुए, वो हर वर्षा ऋतु में बस्ती का कोर्स करने के लिए मेरे पास जरूर आता है। कर्म करते करते कभी कभी अपने को व्यापक किया थे, लेकिन वो व्यापक हैंडल करने के लिए अपने पास अपना ही शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए और वो उपयोग करना चाहिए। ऐसी एक केस थी, 1994 की ये बात है। मैंने प्रैक्टिस चालू करने के 2 से साल ही हुए थे। एक आयुर्वेद स्टूडेंट के भाई को स्टमक श्वास की तकलीफ थी। वो रुग्ण स्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर लेकर ही जीवन जगता था और उम्र सिर्फ 26 साल की थी। रुग्ण की प्रकृति पित्तवातज थी। उसका नेचर अत्यंत तामसी स्वभाव का था। व्यवसाय यानी खेती ही करता था। रुग्ण तपासणी उपरांत हमने वमन देने का सोचा, क्योंकि ऋतु भी वसंत ही था। 6 दिन स्नान सेवन करने के बाद विधिवत वमन दिया। वमन बहुत बढ़िया हुआ। कफ प्रदान प्रभुत मात्रा में, पित्त का भी निष्कासन हुआ, पित्तांत वमन हुआ। इसके बाद रुग्णों को आराम करने को बोला। मैं मेरी ओपीडी करना शुरू किया। 1 बजे साधारणतः वमन होने के बाद 4 घंटे के बाद रुग्ण को तीव्र श्वास का वेग आया। रुकने की बहन जो आयुर्वेदिक पदवीधर थी, वो केबिन में आकर मुझे कह रही, सर वो बहुत तकलीफ हो रही और वो रेस्टलेस भी है। मैंने रुग्णों को देखा, रुग्ण मेरे पास एडमिट था, तो मैंने तुरंत रुग्णों को अवस्था देखने के बाद मुझे भी डर लगा, क्योंकि चेक करने के बाद उसको श्वास वेग तीव्र था, लेकिन चेस्ट क्लियर थी। रुग्ण अवस्था अत्यंत विकट थी। रुकने की अवस्था देखकर मैं शास्त्र की ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मेरे पास ओटी है, ऑक्सीजन सिलेंडर बॉल सेपरेटर था। तो रुग्ण को तुरंत मैंने ऑक्सीजन लगाया और वही फिजिशियन को मैंने कॉल किया। वो आकर उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने क्या कुछ दवा देंगे अपन, तो उन्होंने स्कॉर्लिन एमिनोफाइलिन IV दिया और कुछ देर बाद उसे उपशय मिला। लेकिन शाम को यानी 6 घंटे के बाद वापस उसको उसी श्वास की तकलीफ उसी तरफ से होने लगी। अभी क्या करना? रुग्ण मेरे पास ही एडमिट था। वापस मैंने फिजिशियन को फोन किया। फिजिशियन बोले, सतीश वही ट्रीटमेंट को वापस कर, लेकिन टेस्ट तो क्लियर है, क्या बोल नहीं सकते क्या होता है, नहीं तो मेरे पास आकर एडमिट कर दे। जब रुग्ण 3-4 घंटे बीच में अच्छा था, तब उसके साथ चर्चा करते समय मुझे पता चला था कि दोपहर को उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने प्यास लगने के बाद कम से कम 2 गिलास ठंडा पानी लिया था। गलती ख्याल में आई थी और आयुर्वेद का सिद्धांत का भी दृष्टांत हुआ था। तुरंत रुग्णों को स्नेह सेदन किया। सरसों तेल का 100 ml का बस्ती दिया। रुग्ण उस वक्त सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ लाया है, पॉपकॉर्न खाए थे, तो भी मैंने स्नेह बस किया, क्योंकि वहां पर अपने को रुग्ण का श्वास वेग कम करना था। और जब जब व्यापक हुआ तब तो वो वात व्याधि से होता है। वात व्याधि से व्यापक होने की वजह से उसके लिए श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती, स्नेहन बस्ती, इसीलिए मैंने स्नेहन बस्ती दिया। 10 से 15 मिनट में रुग्ण का वेग धीरे धीरे कम होने लगा। रुग्ण के गलती से जो वमन प्रक्रिया बदनाम होते होते बच गई, क्योंकि वमन के बाद स्ट्रिक्टली गर्म पानी पीने का नियम हर एक को हम बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन रुग्ण में शीतल जल सेवन करने की वजह से वात प्रकोप हुआ। क्योंकि वमन कर्म करने से ऑलरेडी अल्प वात वृद्धि होती है और साथ में अपथ्य पान करने की वजह से वात वृद्धि में प्रमाणतः बढ़कर उसे श्वास वेग आया था। ग्रंथकारों ने बताया व्यापक मुख्यतः वात प्रकोप से होता है, लेकिन ये व्यापक भी एक ही बस्ती से कम हुआ। तो अपने ख्याल में ये भी चाहिए, यदि व्यापक आया तो उसको हैंडल करने का भी प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए। इसीलिए मैंने एक केस आपको जानबूझकर बताई है वमन व्यापक की, लेकिन बस्ती का उपयोग कैसा हुआ ये बताने के लिए मैंने एक केस बताई। रुग्ण के पास जब सब उपचार खत्म हो जाते हैं और वो स्टेरॉइड पर आते हैं, तब कोई आयुर्वेद प्रेमी रुग्णों को आयुर्वेद के पास लेकर आता है। ऐसे रुग्णों को यदि स्टेरॉइड तुरंत बंद किया तो उसका संधिशूल बढ़ जाता है। ऐसे वक्त बस्ती, स्नेहन स्वेदन या पिंड स्वेद किया
तो स्टेरॉइड डोज धीरे धीरे कम करते आते हैं और रुग्णों को शुल्क में भी कम होती उपशय मिलता है। ऐसी एक केस 2001 साल की है, मुंबई का है। मुंबई से आई हुई थी, सुसंस्कृत पंजाबी समाज की एक स्त्री रुग्णा आमवास से ग्रस्त हमारे पास आई। हॉस्पिटल में लाते समय उसे उठाकर लाया गया। रुग्ण के पतिराज ने मेरे पास 4 बड़ी फाइल्स मेरे सामने रखी। मुंबई के केएम हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल आदि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसका सब चेकअप हुआ था। उसमें सीआरपी और एएसओ पॉजिटिव आए थे। रुग्ण की उम्र 30 साल की थी। रुग्ण इतिहास में सभी संधि शूल थे। 2 महीने से तकलीफ थी। श्वास प्रश्वास था, उसको 2 साल से तकलीफ थी। कभी जोर आता था, कभी नहीं आता था। सशुल्क क्रिया थी। एंकल जॉइंट और मणिबंध संधि का शुल्क शोध ज्यादा था कि उसका एक डेढ़ या 2 साल का बच्चा था, उसको भी वो नजदीक नहीं लेती थी, इतना उसको शूल था। साथ में अग्निमान्य था। रुग्णों को एक बार पेप्टिक अल्सर की तकलीफ हो चुकी थी। रुग्ण के 2 बार डिलीवरी हुई थी और 3 बार डीएनसी भी हुआ था। रुग्णावस्था इतिहास, साथ में रुग्ण पंजाबी समाज की थी, तो उनका आहार यह आमवर्धक वात विकृति करने वाला ही रहता है। रुग्ण के आहार में पनीर, दही, स्पाइसी ज्यादा था। इस सभी का विचार करने के बाद प्रथम था रुग्णों को वैतरण बस्ती देकर आमपाचन और शोधन करने का तय किया। रुग्णों को एडमिट किया। रुग्णों को प्रथम था स्नेहन नीरोबस्ती दिया और विषगर्भ तेल से स्नेहन सेवन किया। साथ में आमपाचक गुड़, आमपाचक काढ़ा और लंघन करने को बोला। शाम को भूख लगने पर लाजा एंड पॉपकॉर्न खाने के लिए बताया गया। तो कोष्ण कुंठ सिद्ध जल पान ही देने को बोला। शाम को वैतरण बस्ती किया। यह बस्ती अति उष्ण तीक्ष्ण गुण का होने की वजह से शरीरस्थ आम का नाश करके मार्गावरोध दूर करता है और तीक्ष्णता की वजह से मध्यम मार्ग में देखिए काम करता है। अभी तक बताई हुई सब दवा स्रोतोशोधक और आमवात संप्राप्ति भंग करने वाली है। सेकंड डे अग्निवर्धन तो हुआ नहीं, लेकिन शूल में काफी 10 से 20% तक कम हुआ, इसीलिए वापस वैतरण बस्ती दिया। साथ में वृक्ष स्वेदन दिया। आहार लघु ही था। तीसरे दिन जब वैतरण बस्ती दिया तो उसके बाद शूल में और शोध में काफी उपशय मिला। रुग्ण चलने लगी थी। साथ में अग्निवर्धन भी हुआ था। लेकिन यहाँ पर रुग्ण ने एक गलती कर दी। उसको चलने लगने लगा, इससे वो हॉस्पिटल से चलते हुए बाहर चली गई सुबह 8:30 बजे और जाकर नजदीक एक होटल थी, वहां उसको दही मिसर मिली तो उसने वो खाई। बस सभी किए पर उसने पानी फेर दिया और मुझे वापस बता रही डॉक्टर साहब सिर्फ एक ही प्लेट खाया है। लेकिन उसी एक प्लेट ने मेरा काम और कम आसान किया, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे नौसिया जैसा महसूस होने लगा। हमने तुरंत न्यूरोबस्ती देकर इष्टमधु पिलाया और सद्य ओमन कराया। प्रभुत मात्रा में पित्त और कफ निष्कासन हुआ। बाद में संसर्जन क्रम स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोला। उसके बाद न्यूरो अनुवसन योग बस्ती दिया। अनुवसन के लिए जानबूझकर एरेंटेली यूज किया। आमवात ने एरेंटेली बताया हुआ है। 10 दिन के इस ट्रीटमेंट के बाद उसके सभी संधि शूल का स्रोत कम हुआ, शूल भी कम हुआ। वो खुद के पैर से चलने लगी। बाद में रुग्णों को अपुनः चिकित्सा बोलकर वातशामक दीपक औषधि दी। इस रुग्णों को 2 महीने में अनेक हॉस्पिटल, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उपशय जो मिला नहीं था वो अपने आप सिर्फ 10 दिन में हुआ। अब आप सभी बताओ कौन सी ट्रीटमेंट इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली होती है? सिर्फ हमने दोष गति अवस्था के पास ख्याल देना चाहिए। इस रुग्ण की तीसरे दिन जो अवस्था आई थी ओमन की, वो हमने ख्याल में रखी और उसको तुरंत सद्य ओमन दिया और उसको उपशय मिला। यदि आपने अवस्था ख्याल में नहीं दिया तो उपशय कभी नहीं मिलेगा। फिर हमने कोई भी सुवर्णकल्प यूज करो तो भी अपने को उपशय नहीं मिलेगा। अवस्थानुरूप पंचकर्म किया तो ही अपने को रिजल्ट मिलता है और अपना हेतु साध्य होता है। पंचकर्म पैकेज देकर या लेकर वो उपशय नहीं मिलता। पैकेज से पंचकर्म चिकित्सा करना यह आयुर्वेद नहीं है। आपने दैनंदिन प्रैक्टिस में
पास आते रहते और अपने अपने को इंस्टेंट रिजल्ट देना बहुत जरूरी था। ऐसा ही एक रुग्ण 5 साल से सुरक्षित से बीमार था, अनेक औषधोपचार हुए थे, सीटी स्कैन एमआरआई भी हुआ था, रिपोर्ट नील आए थे। रुग्ण अत्यंत तकलीफ में था, सुरक्षित अत्यंत तीव्र स्वरूप का था, माइग्रेन पर बताई हुई सभी दवा वो ले चुका था। कोई भी वेदनाहार दवा टैबलेट लेने के बाद 12 से 14 घंटे के बाद उसको आराम मिलता था। रुग्ण की उम्र सिर्फ 26 साल की थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पूरा दिन एसी में काम करना, बेटाइम खाना, ये रेगुलर डाइट और वो भी फास्ट फूड, रात को देर से खाना, तुरंत सोना, 24 घंटे में 12 से 13 घंटे कंप्यूटर काम करना, वो भी बैठकर। ये पूरा इतिहास देखने के बाद रुग्णों का अवरोधजन्य वास्तव को हुआ होगा, ये निदान मैंने किया और उसको योग बस्ती कोर्स करने को बोला। बाद में दवा या मेडिसिन बाद में देंगे ऐसा बताया, क्योंकि मेडिसिन लेकर वो बहुत परेशान था, लेकिन बस्ती देने से चाबी मिल गई। अपान वायु का अनुलोमन हुआ, मलोशुद्धि हुई, रुग्णों को गोली न लेते हुए, टैबलेट न लेते हुए धीरे धीरे 7 दिन में उपशय मिला। बाद में ऋतु अनुसार उसका पंचकर्म किया। आज भी 7 से 8 साल हो गए, रुग्ण आज भी मेरे पास साल में एक बार आता है और बस्ती चिकित्सा कर लेता है। इस 8 साल में उसको कभी भी शुल्क की तकलीफ वापस नहीं हुई। ऐसे रुग्णानुभव हर जगह आते हैं, जैसे वात भूइष्ठ तमक श्वास, इसमें भी यही अनुभव अपने को मिलता है। बहुत से रुग्ण वात भूइष्ठ काफ से बहुत से रुग्ण परेशान रहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक सरसों तेल के मात्र बस्ती से रात को शांति से सोते हैं। मराठी में एक कहावत है, आग सोमेश्वरी तो बंब, आग रामेश्वरी तो बंब सोमेश्वरी, यानी रामेश्वरी जल रहा है और अब पानी सोमेश्वरी को डालते हैं। लेकिन इसी में आयुर्वेदिक निदान पद्धत छुपी हुई है। यदि आपने ब्रोंकियल अस्थमा या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस ये डायग्नोसिस किया तो ऊपर वाली कहावत सही है, लेकिन यदि आप वात भूइष्ठ तमक श्वास ये डायग्नोस करेंगे, ये निदान करेंगे, तो वात पर श्रेष्ठ चिकित्सा जो है वो बस्ती और औषध, वात पर सबसे बड़ा औषध है जो तेल, इसलिए उसी से अपने को उपशय मिलेगा। वाग्भटाचार्य ने सूत्रस्थान के पहले अध्याय मैंने आपने को बता दिया है, शरीर राजानाम दोषानाम कर्मेण प्रमोषद बस्ती वीरे कौमन तेल घृत मधु। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक हमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अध्याय में बताया, यानी पूरे आयुष्य की पूंजी वाग्भटाचार्य ने अपने को दे दी है। सिर्फ उसके पास देखने का और अवस्थानों उसको लेने की आवश्यकता है। अपने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में अभी काफी हम सब आयुर्वेद के लोग हुए, आयुर्वेद महाराष्ट्र आयुर्वेद सम्मेलन के हुए, मेरे गुरु बंधु रामदास जी आवाज हुए, ये सब हमेशा बोलते हैं कि वक्त आया है कि स्पेशलिटी का, जैसा गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, स्पाइनोकेयर थेरेपिस्ट चाहिए, आर्थराइटिस चाहिए, ऑर्थो फिजिशियन चाहिए, स्किन का एक स्पेशलाइजेशन का चाहिए। इन सभी अलग अलग तरह से आपने प्रैक्टिस किया तो बहुत कुछ रिजल्ट हम दे सकते हैं, क्योंकि उसी का एक कष्टार्थों के एक रुग्ण के बारे में अपन विचार किया तो स्त्रियों को, विशेषतः अविवाहित लड़कियों को मासिक चक्र की शिकायतें आजकल अधिक मात्रा में सुनने में मिलती है। वेदनाशामक दवा और इंजेक्शन लेकर भी क्षणिक उपशय मिलता है, लेकिन फिर से नेक्स्ट मंथ ये तकलीफ होती है, इस कारण रुग्ण अत्यंत परेशान होती है। इस जगह मासिक चक्र यानी वात का कार्य और शूल भी विकृत वात का कार्य, स्थान भी वात का, ये विचार किया तो बस्ती चिकित्सा बहुत उपयुक्त होती है। लेकिन कभी कभी ये भी विचार आता है कि मासिक चक्र चालू करते समय बस्ती देना या नहीं, ये विचार सही में वादग्रस्त है, हो सकता है, लेकिन हमने कुछ रुग्णों को इस काल में 1 या 2 मात्रा बस्ती दिया और हमें इंजेक्शन जैसा उपशय मिला। बाद में विधिवत योग बस्ती का कोर्स हर मास ऐसा 3 महीने किया। इसी वजह से उन रुग्णों को उदरशूल में उपशय तो मिला, साथ में अर्थोस्राव में भी प्रमाणतः लक्षणीय बदलाव देखने को मिला। ऐसा ही एक रुग्ण 20 साल का रुग्ण, उसकी माताजी हमारे पास शाम को 7 बजे लेकर आई,
उससे सुबह से उदरशूल था, मासिक धर्म उसी दिन आया था, साथ में सर्दी भी थी। सर्दी के लिए इंसेक्ट और शूल के लिए ओरॉन इंजेक्शन उन्होंने लिया था। उदरशूल तो कम हो गया, लेकिन सर्दी कम नहीं होती थी। यहाँ पर अपन वायु का प्रकोप होकर उसने पित्तों को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालना होगा, ये सोचकर हमने नारायण तेल का मात्रावस्ती दिया, सिर्फ 50 ml का ही मात्रावस्ती दिया और रुग्णों को कुछ दवा देकर जाने को बोला। रात को 10-10:30 बजे रुग्ण के माताजी का फोन आया कि उसका शूल भी कम है और सर्दी दोनों भी बंद है, और लेकिन उसको भूख लगी है, अभी खाने को कह दिए। यानी एक मात्रावस्ती से उसने अपना काम किया था। ऐसे काफी रुग्णों को हमने मात्रावस्ती देकर और योग वस्ती देकर कष्टार्जित के पेशेंट को अपने को उपशय मिला है। अभी पहले ही बताया कि स्पाइन के लिए, स्पाइन एक ऐसा ही सब्जेक्ट है क्या उसमें सेपरेट एक कंसल्टेंट अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग विषय में अपने लोगों ने प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हमारा हमेशा कहना है। सद्य अभी कटिशूल का बहुत पेशेंट सद्य स्थिति में अपने पास आते हैं। अति व्यस्त जीवन में कटिशूल के रुग्ण अपने पास बहुत बढ़ गए हैं। उसके साथ गुदरसी का लक्षण भी होता है। ऐसे रुग्ण में लंबस स्पॉन्डिलोसिस तो रहता है, तो कुछ रुग्ण में बल्जिंग ऑफ डिस्क, लंबर कैनल स्टेनोसिस या डिजेनरेटिव चेंजेस या कभी कभी नर्व रूट कॉम्प्रेशन भी रहता है। इस रुग्णों को ऑपरेशन बताया जाता है, लेकिन कुछ रुग्णों को इससे भी उपशय नहीं मिलता है। ऐसा ही एक रुग्ण ठीक 45 रुग्ण का 2 साल पहले एक ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 1.5 साल से उसे अच्छा लगा, लेकिन 6 महीने से उसको वापस कटिशूल चालू हुआ। उसके वार्म पार्ट में टिमटिमाहट था, नमनेस था, ये लक्षण था और 200 से 250 मीटर तक चल सकती थी, लेकिन तुरंत उसका बैलेंस जाता था। साथ में उसे डिस्क हर्निएशन भी था। रुग्णों को फिर से ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। ऑपरेशन वापस नहीं करना, इस डर से रुग्ण हमारे पास आई। उसे प्रथमतः हमने कालबस्ती यानी 14 बस्ती का कोर्स किया। साथ में रुग्णों को कटिबस्ती, स्नेह छेदन, पिंड से भी किया। उसी रुग्णों को स्नेह बस्ती के जगह 2 बार मज्जा तेल प्लस सर्चर तेल यानी 10 ml मज्जा तेल और 80 से 90 ml सर्चर तेल, इसका अनुवासन बस्ती दिया। 2 बार आजार मांस रस और तिक्तक्षीर ग्रुप, इसका भी बस्ती दिया। इसके साथ कटिबस्ती, लेपन, पिंड से नाभिक से भी किया। 14 दिन की ये ट्रीटमेंट से रुग्णों को 70% उपशय मिला। वो रुग्ण 2 किलोमीटर चलने लगी। जो रुग्ण 200 से 250 मीटर भी चल नहीं सकती थी, वो 2 किलोमीटर चल सकती थी। बाद में उसे घर पर 21 दिन का तिक्तक्षीर बस्ती लेने को बोला। 21 दिन का ये कोर्स 2 बार किया। आज 10 साल हुए, लेकिन उसको कुछ भी तकलीफ नहीं। बीच बीच में कभी कभी तकलीफ हुई तो योग बस्ती और कटिबस्ती कर लेती है। यानी काफी ऑपरेशन अपन अपने आयुर्वेदिक पंचकर्म से टाल सकते हैं। स्पाइन के तो बहुत से जो रुग्ण हमारे पास आते हैं, उनको हम बस्ती क्रिया और पंचकर्म से उसको उपशय देते हैं और ऑपरेशन टालते हैं। बस्ती में एक सबसे अच्छा प्रकार जो है तिक्तक्षीर बस्ती। ये जो प्रकार है जो बहुत ही आसान है, करने में कोई ऐसा नहीं है। पेशेंट खुद भी ले सकता है और हम भी देने को आता है, लेकिन रिजल्ट भी उसने भी बहुत बढ़िया है। तो तिक्तक्षीर बस्ती एक महत्वपूर्ण और बहुत व्याधि पर उपयुक्त बस्ती है, क्योंकि अभी के पीढ़ी में अस्थि मज्जागत क्षयजन्य वात प्रकोप के ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। अस्थि मज्जागत व विकार में इस बस्ती का बल्य रसायन व धातुवर्धक स्वरूप में उपयुक्त होता है। स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये अस्थि विकार में अस्थि क्षय इसमें बस्ती काम करता है। इसी वजह से बोन डेंसिटी भी बढ़ती है। जिस रुग्ण में विशेषतः मेनोपॉजल स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण बढ़ा रहता है, उनमें इस बस्ती का बहुत अच्छा उपयोग होता है। पिछले 5 साल में हर साल में हम हमारे यहाँ बोन डेंसिटी कैंप लिया था।
उसका डाटा हमने कलेक्ट किया। उसमें कंप्यूटर पर काम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक चीजों से ज्यादा संपर्क आने वाले व्यसनाधीन लोग, इलेक्ट्रिसिटी के हाई वोल्टेज में जो काम करने वाले लोग हैं और मेनोपॉजल लेडीज, इनको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण ज्यादा मिला। इन सभी को 21 से 42 दिन तक हमने तिक्तशील बस्ती का कोर्स करने को बोला। 6 महीने के बाद वापस उनका चेकिंग किया तो उनमें 30 स्कोर जो -2.5 था वो लेकर -0.1 इतना कम हुआ और रुग्णों का शारीरिक लक्षणों में भी काफी उपशय मिला। कुछ रुग्णों की बोनसेटी रिपोर्ट तो नॉर्मल भी आया है। तो इतना अच्छा ये तिक्तशील का फायदा होता है। वैसा ही केश, ये अस्थि धातु का उपधातु है और या मल होने की वजह से केश शुद्धि के लिए भी इसका फायदा होता है। ऊंची बढ़ाने के लिए भी हम इसका सही उम्र में उसका उपयोग किया तो अपेक्षाकृत अपने को यश मिलता है। साथ में पोलियोमाइलाइटिस पेशेंट हुए, डिलेड माइलस्टोन वाले रुग्ण हुए, कृष्ण रुग्ण हुए, सीडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी के रुग्ण हुए, इन रुग्णों में इसका अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। एंकियोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस के बीमारी में तिक्तशील और मांसरस या मज्जा तेल बस्ती का बहुत अच्छा यूज होता है, उपयोग होता है, इससे उपशय मिलता है। मज्जा तेल की बात निकली तो मज्जा तेल का ही एक रुग्ण के बारे में बताऊंगा मैं आपको, मज्जा तेल बस्ती के बारे में। तो एक रुग्ण चंद्रपुर से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने मेरा एक आर्टिकल तीर्यक रक्तपित्त और आयुर्वेदिक पढ़ा था, तो उन्होंने वो पढ़ने के बाद उनके भाई को मेरे पास भेजा। इस भाई के 1 साल के लड़के का प्लेटलेट काउंट ये 17,000 से 25,000 रहता था, बाकी सब टेस्ट नॉर्मल थे। उसे सिर्फ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन चालू था। बच्चे के माँ पिता दोनों फार्मेसी में पीएचडी थे और एलोपैथी कंपनी में साइंटिस्ट थे। इस रुग्ण को मैंने पपाया पत्र का सोरस और करफट का सोरस 2 बार लेने को बोला और तिक्तशील का काढ़ा, तिक्तशील 10 ml और 3 ml मज्जा तेल मिक्स करके उसकी मात्रा बस्ती 30 दिन लेने को लिए कहा। साथ में स्वर्णमालिनी वसंत 1/4 टैबलेट रोज सुबह लेने को बोला। 1 महीने बाद यानी बस्ती का कोर्स पूरा होने के बाद काउंट 60,000 तक गया था। वापस 20 दिन तक हमने यही ट्रीटमेंट उसको लेने को किया। साथ में एक बीच में एक लघु होमन भी किया था। ऐसे 20 बस्ती 3 महीने तक हमने दिया। आज तो उसका काउंट जो 17,000 से 25,000 तक था विथ स्टेरॉइड, जो 90,000 से 98,000 तक बढ़ा। रुग्ण को अभी ट्रीटमेंट बंद है, लेकिन वो उसका जो काउंट है वो इसी रेंज में अभी भी रहता है। स्टेरॉइड टोटली बंद है। पिछले कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक वायरल फीवर के काफी रुग्ण आए थे, उसमें अचानक प्लेटलेट कम हो जाते थे, वो 10,000 तक नीचे आते थे, लेकिन डेंगू टेस्ट कभी कभी निगेटिव आती थी। ऐसे रुग्णों को प्लेटलेट आईवी से देना पड़ता है। हमने 9 रुग्णों को मज्जा तेल 10 ml और तिक्तशील 50 ml ऐसे बस्ती 3 दिन दिए। 7 रुग्णों में प्लेटलेट बढ़ा। एक रुग्ण में उसमें से एक रुग्ण ऐसा था क्या जो डेंगू पॉजिटिव था, 13 प्लेटलेट भी दी, लेकिन उसका काउंट 63,000 से ऊपर जा नहीं रहा था। फीवर आदि सिम्टम्स कम हो गए थे, लेकिन वीकनेस बहुत था। उसे भी बला अश्वगंधा दी तेल और मज्जा तेल 10 ml ऐसा मात्रा बस्ती दिया। 3 दिन के बाद उसका काउंट 96,000 हुआ और 6 दिन के बाद वही काउंट 1,60,000 था। मज्जा तेल ये डायरेक्ट गोट के अस्थि मज्जा से निकलता है। ये पश्चिम बरन ने हमको बताया हुआ है और वही हमको सप्लाई करता है। और प्लेटलेट का संबंध भी अस्थि मज्जा से है, इसीलिए सामान्य से वृद्धि होती। ऐसे मैंने यूज किया और काउंट है जो इतने जल्दी से कम होता है, इसका मतलब वो वात से संबंधित होगा, इसलिए मैंने बस्ती दिया। लेकिन इसमें काफी सोचना पड़ेगा, काफी रिसर्च करना पड़ेगा। आप भी यूज करो और उसके रिजल्ट बताओ। मैंने पहले ही बताया था कि इनफर्टिलिटी और गायनेक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, ये अपना एक सब्जेक्ट, एक अच्छा कंसल्टेंट बन सकते हैं। वंध्यत्व के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट अपने पास। वंध्यत्व के काफी केसेस को, हर एक टाइप के केसेस को हम रिजल्ट दे सकते हैं।
अभी अभी ह्यूमैटिक का केस बढ़ रहे हैं या फिर अपने पास ज्यादा आ रहे हैं। एक महत्व का कॉज उसमें ये देखा गया है कि बदला हुआ आहार विहार और पहराव, पहराव भी उतना, ड्रेसिंग भी उतना भी इम्पोर्टेंट है। दूध बढ़ने के लिए गाय और भैंस को जो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसका भी दूध पर परिणाम होता है, और उसी वजह से पीसीओएस के काफी पेशेंट अपने को देखने को मिलते हैं। इनमें मासिक स्राव इरेगुलर होता है और लेडीज का वेट भी बढ़ता है, और शादी के बाद भी इसी की वजह से बीजोत्पत्ति के लिए ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण होता है। ये रुग्णों को योग बस्ती का कोर्स करने के साथ कभी कभार ओमन भी देना पड़ता है। बाद में सरसों तेल का मात्रा बस्ती हर मास में 21 दिन ऐसा 3 बार दिया तो मासिक चक्र रेगुलर होता है, और उसके साथ वात प्रकोप के कारण बढ़ी हुई ग्रंथि भी कम होती है। या ओमन देने की वजह एक ही है कि रस धातु दुष्टि होंगी तो कम होना, इसी वजह से कभी कभार ओमन देना पड़ता है। वैसे फॉलिपिन ट्यूब के ब्लॉक के रुग्ण अपने पास बहुत आते हैं, उनको गर्भधारणा इसी वजह से नहीं रहती है। ऐसे रुग्णों को ट्यूब का अवरोध निकालने के लिए उत्तर बस्ती भी देना पड़ता है। साथ में 21 दिन का सरसों तेल का मात्रा बस्ती दिया तो अच्छा उपशम मिलता है। ये जो साइकिल है ये 3 या 4 महीने कंटिन्यूस किया तो ब्लॉक निकल जाता है और रुग्ण को प्रेगनेंसी रहती है। इस रुग्ण में कभी कभार कॉफ का इतिहास मिलता है। यदि कॉफ का इतिहास मिला तो वमन करना जरूरी है, और वमन करने के बाद वर्धमान पिंपली रसायन देना भी जरूरी है। इनफर्टिलिटी के काफी केसेस हम बता सकते हैं। इसमें से ये दो केसेस का मैंने आपके पास रखा है। हर एक चीज में हम कर सकते हैं। जो केसेस है क्या उसमें कोई कॉज ही नहीं है, लेकिन फर्टिलिटी रहती नहीं है, प्रेगनेंसी रहती नहीं है, स्ट्रेस इंड्यूस इनफर्टिलिटी, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट पेशेंट ना आते हुए पहले 5-5, 6-6 साल तक एलोपैथी दवा लेते हैं, पूरा ओव्यूलेशन स्टडी, हार्मोनल इंजेक्शन लेकर उसके शरीर में काफी बदल होते रहते हैं। पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते रहता है। तो ऐसे रुग्णों को हम आयुर्वेद के थ्रू उनको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इन रुग्णों को बस्ती, वमन, कभी कभार विरेचन और शिरोधारा, इसके साथ नस्य भी इस रुग्णों को उपयुक्त होता है। जैसे लेडीज में इनफर्टिलिटी की वजह था, जैसे पुरुष में भी विचार करना चाहिए। इसमें शुक्राणु कम होना एक ऑलिगोस्पर्मिया एक बहुत बड़ा कॉज अपने को मिलता है। ऐसे रुग्णों को चंदनमला लक्षादी तेल, नारायण तेल या शतावरी कवच सिद्ध तेल का प्रकृतिनुसार तुमने उत्तर बस्ती दिया और बस्तांड बस्ती दिया तो फायदा मिलता है। बस्तांड बस्ती यानी गोट के पेस्टिस से बनाया हुआ दूध या फिर उसी से बनाया हुआ घी, इसका बस्ती देने से फायदा मिलता है। लेकिन ये बस्ती के कोर्स से 7 से 10 तक करना पड़ता है। बस्ती देना है, वीकली एक देना पड़ता है। ऐसे 6 से 8 उत्तर बस्ती देने के बाद उनको काउंट भी बढ़ता है, मोटिलिटी भी बढ़ती है, और शुक्राणु यानी शुक्र की मात्रा और शुक्र का गुण भी अच्छी तरह बढ़ता है। वंध्यत्व, स्त्रीरोग, योनिरोग, ये सब वात विकार है, क्योंकि वात स्थान में ही होते हैं, और योनि वापत भी वात दोष के कारण ही होते हैं, ऐसा शास्त्रकार ने बताया। तो इसलिए इस पर बस्ती जैसा उपचार ही नहीं, बस्ती के सिवा दूसरा उपचार ही नहीं। इन पर बस्ती हमका उपशय देने वाली चिकित्सा है। अभी उत्तर भाग का हुआ तो अब पश्चिम भाग का भी बात होना चाहिए। गुद भाग में बहुत तीव्र शूल होना, शौच के वक्त दाह बढ़ना, ऐसे बहुत से रोग हमारे पास आते हैं, क्योंकि मैं एनोरेक्टल की भी प्रैक्टिस करता हूँ। इन रुग्णों में इन ऐसे रुग्ण हमारे पास आते हैं। इस रुग्णों को फिशर इन एनो की तकलीफ होती है। फिशर के रुग्णों को दाह बहुत तीव्र होता है। ब्लीडिंग हुआ तो रुग्ण अपनी याद नहीं करता है और अपने पास जल्दी आता ही नहीं, लेकिन फिशर होगा तो उसके पेन की वजह से उसको हर सवेरे अपनी याद आती है, क्योंकि उसका शूल इतना तीव्र स्वरूप का होता है। तो
अपने पास आना ही पड़ता है। इस रुग्ण को मलबद्धा और ग्रंथिल मल प्रवृत्ति ये लक्षण होता है। उस कारण वात को होकर स्थानीय जगह पर रुक्षता आती है और ग्रंथियुक्त मल से आघात होकर फिशर की निर्मित होती है। ऐसे रुग्ण को दात्ते तेल का मात्रावस्थी या पेरुपत्व सिद्ध तेल का मात्रावस्थी या रोपण तेल का मात्रावस्थी और ज्यादा तकलीफ होने से शब्द घूस का मात्रावस्थी दिया तो उसको तुरंत दाह में उपशय मिलता है, दाह तुरंत रुक जाता है। लेकिन ऐसे 6 से 8 मात्रावस्थी देना पड़ता है। साथ में रुग्णों को सौम्य विरेचन भी देना पड़ता है, पित्त शामक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। लेकिन काफी रुग्ण अनुरक्तल के काफी रुग्ण इस ट्रीटमेंट से तुरंत उपशय मिलता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक थोड़े से अलग से केस है, आपके पास शेयर करना चाहूंगा। एक रुग्ण था, उम्र 50 साल की थी। उसको मूत्र प्रवृत्ति के वक्त के सेंसेशन ये आते नहीं थे। उससे हर 3-4 घंटे के बाद मूत्र प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ता था और लेकिन उसके बाद भी उसका ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता था। उसकी वजह से उसको हमेशा आसमान माइल्ड उदर शूल होता था। उसकी सब इन्वेस्टिगेशन हुए थे और बाद में न्यूरोजेनिक ब्लैडर ए डायग्नोसिस हुआ था। तो उसको फिर सिर्फ 3-3 घंटे से सेल्फ कैथेटराइजेशन सिखाया गया था और वो करने को बोला था। इसी वजह से उसका सामाजिक जीवन भी पूर्णपणे बिगड़ गया था और मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ था। रुग्णों को हमने कालबस्ती रुग्णों ने हमने चेक करने के बाद उसको कालबस्ती दिया। 15 दिन का बस्ती का जो न्यूरो अनुवसन या अनुवसन के लिए सरसों तेल बस्ती का उपयोग किया। न्यूरो के लिए दशमूल रासनादी काढ़ा का यूज किया। साथ में हफ्ते में 3 बार उसे सरसों तेल और बला अश्वगंधा तेल का उत्तर बस्ती दिया। इसी चिकित्सा से उत्तर बस्ती जो दिया वो 40 ml का दिया। इसी चिकित्सा से उसे उपशय मिला। बाद में वापस 1 महीने के बाद यही कोर्स हमने रिपीट किया और उसको 31 दिन का मात्रावस्थी घर पर लेने को बोला। 3 महीने की चिकित्सा के बाद उसको उपशय मिला। कैथेटर टोटली बंद हुआ। आफ्टर मिक्चुरेशन उसको सेंसेशन होने के बाद मिक्चुरेशन मूत्र प्रवृत्ति होने के बाद उसका ब्लैडर में सिर्फ 40 से 50 ml तक यूरिन रहने लगी। इस रुग्ण का हमने जब हिस्ट्री लिया था तब उसको बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस का काम था। उसे उसके ऑफिस से घंटों छुटकारा मिलता नहीं था। उसी वजह से वो वेग विधारण करने की आदत लग गई थी और उसी की वजह से उसका वात प्रकोप होकर ये तकलीफ शुरू हुई थी। साथ में अपन वायु पर कार्य करने के लिए हमने शमन चिकित्सा भी दी थी, लेकिन बस्ती और उत्तर बस्ती से उसको पूरी तरह से उसको उपशय मिला। यदि अपन सूत्रस्थान का वेग विधारण चैप्टर यदि हमेशा पढ़ते गए, अध्याय हमेशा पढ़ते गए तो बहुत सारे रुग्ण अपने केस में आते, अपने क्लिनिक में आते हैं तो उसमें बैठते हैं। तो हर रुग्ण का वेग विधारण का हिस्ट्री अपने को मिलती है और उसी हिसाब से अपन ट्रीटमेंट किया तो अपने को तुरंत उपशय मिलता है। ऐसा ही एक रुग्ण हमारे पास, उसकी उम्र तो 37 साल की थी। उसको यूरिन पास करने के बाद भी ड्रॉप यूरिन होती थी। शौच के वक्त भी वो घंटों तक बैठता था, लेकिन यूरिन उसको पूरी तरह निष्कासन होने का आनंद ही नहीं मिलता था। उसी वजह से उसको मानसिक संतुलन भी बिगाड़ा था और साथ में उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी था। हेतु वापस वही था, वेग विधारण का ही इतिहास मिला, साथ में माला स्तंभ का भी इतिहास मिला। उसे सिर्फ 6 दिन की योग बस्ती और 2 बार उत्तर बस्ती, सरसों तेल का उत्तर बस्ती 2 बार और 1 बार चंदन बला लक्षदी तेल का उत्तर बस्ती हमने किया और बाद में 10 दिन का तिक्तक्षीर बस्ती लेने को बोला। तिक्तक्षीर बस्ती ज्यादा तो हम पेशेंट रुग्णों को उनके घर पर ही लेने को बोलते हैं, तो उनके पास सब दवा दे देते हैं, वो घर पर खुद लेते हैं। तो कुछ शमन औषधि उसके साथ दी थी, उसे 1 महीने में उपशय मिला। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी कम हुआ और मूत्र का जो ड्रॉप यूरिन होता था वो भी बंद हुआ। ऐसे ही स्त्री रुग्णा में भी कभी कभी मिलता है। ऐसे एक 40 साल की रुग्णा थी, उसको भी उत्तर बस्ती, लेकिन इसका उत्तर बस्ती ब्लैडर में दिया था। स्त्री रुग्णा का उत्तर बस्ती ब्लैडर का उत्तर बस्ती दिया था और बस्ती से उपशय मिला।
तो ऐसे क्रिटिकल जो रुग्ण आते हैं, हर जगह घूम कर आते हैं, उनको भी हम सादे बस्ती जैसे या पंचकर्म से या आयुर्वेद ट्रीटमेंट से अपन उपचार देते हैं। लेकिन पंचकर्म शिष्य अपने को इतने इंस्टेंट और परमानेंट रिजल्ट कभी नहीं मिलते। तो शमन चिकित्सा के साथ शोधन चिकित्सा यदि अपन किया तो अपने को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। अभी जैसे जैसे तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ती है तो दूर दूर से तुम्हारे पास रुकना आना पड़ता है। ऐसा एक रुग्ण डोंबिवली से मेरे पास आया, 3 साल का लड़का था, उसका प्रीमेच्योर बर्थ हुआ था, 15 दिन वो एनआईसीयू में था। वो 3 साल का हुआ तो चल नहीं सकता था, पूरा दिन बैठा रहता था, उससे दांत भी देरी से आ रहे थे, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। मल तो उसकी अनियमित थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी, अग्नि प्रकृत था। मुंबई में फिजियोथेरेपी उसकी चालू थी। प्रोग्नोसिस के बारे में डॉक्टर कोई बता नहीं सकते थे। एमआरआई रिपोर्ट में मोटर न्यूरॉन चेंजेस बताया गया था। ये सब सोचकर मैंने इसके अस्थि धारा कला पर कार्य करने का विचार किया और उसके लिए उसको तिक्तशील वस्ती का प्रयोग करने को बोला। रुग्ण को माता जी के फैमिली पेडियाट्रिशियन होने की वजह से उसे वैद्यकीय नॉलेज भी ज्यादा था, लेकिन एनिमा और चलने का क्या संबंध, ऐसा सवाल उन्होंने किया। फिर उसे समझा कर बताया। फिर मैंने बोला जाने दो, आपको नहीं समझता होगा तो मल शुद्धि होने के लिए तो भी आप एनिमा दो, एनिमा देने की जगह ये दो। तो उन्होंने ये मेरी बात मान ली और बस्ती के लिए तैयार हुए। उनको 15 दिन की दवा दी, साथ में तिक्तशील 20 ml और 2 ml मज्जा तेल का बस्ती देने को कहा। 15 दिन के उपशय नहीं मिला, लेकिन मलावरोध कम हुआ, मलावरोध कम हुआ, उसको रोज सोच होने लगी। 15 दिन के बाद वो जरा सा उठने का प्रयत्न, सपोर्ट लेकर प्रयत्न करने लगा। अभ्यंतर का अस्थि धातुपाचक दवा भस्म, कुकुडांधा त्वक भस्म, शतावरी जैसी अस्थि पोषक शमन औषधि चालू थी। 1.5 महीने के बाद वो लड़का 10 से 15 मिनट सपोर्ट से खड़ा रहने लगा। बाद में वो बस्ती कंटिन्यूस चालू थी। बाद में 3 महीने के बाद वो चलने लगा। आज वो 8 साल का लड़का है, लेकिन नॉर्मल लड़के जैसा स्कूल में जाता है और वो अपनी दैनंदिन दिनचर्या रेगुलर रखता है। अभी कुछ बस्ती के टाइम है ना? हाँ सर, आप हेलो। बोलिए सर। हाँ सर, टाइम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस्ती कुछ ऐसे बस्ती के प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ब्रोन बस्ती। ब्रोन बस्ती में मांसरस, दूध और शतावरी दूध, इसका यूज पर आप 7 से 10 दिन तक कर सकते हैं। उसको बल्ले ऐसा उसका उपयुक्तता है। राजापन व्यक्ति आप सबको पता है, आघातजन्य विकलांगता, एक्सीडेंट के बाद जो विकलांगता आती है, कर्म इंद्रिय हानि होती है, इसके लिए बहुत अच्छा इसका यूज है। राजापन व्यक्ति का बहुत अच्छा उपयोग होता है। शिक्षा बस्ती, शिक्षा बस्ती का आपने प्रैक्टिस में काफी हेलो सर, आपका माइक। हेलो सर। सर, आपका माइक ऑफ हो गया शायद फिर से। भट्टर सर जी। आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस तक सुना आपने?
नहीं सर, पिच्छा बस्ती से जस्ट स्टार्ट किया और तभी से आवाज गया सर। पिच्छा बस्ती अल्सरेटिव कोलाइटिस पर काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। ऐसा एक रुग्ण था, 12th को था, उसको दिन में 25 से 30 बार वो लैट्रिन को जाता था। हर वक्त उसको रक्तच शौच होती थी, साथ में म्यूकस भी गिरता था। रुग्ण 12 का था, वीकनेस था, दौर्बल्य था, वेट उसका कम हुआ था, उसको कुछ स्टेरॉइड्स चालू थे, साथ में स्टेरॉइड के बस्ती एनिमा भी चालू थे। ऐसा रुग्ण हमारे पास आया तो ये रुग्ण को पूरा मोचरस, लोद्रमुस था, इसका सिद्ध दूध और ग्रोथ, इसका बस्ती हमने ड्रिप मेथड से दिया। ड्रिप मेथड से यानी सलाइन के बोतल में ये सब काढ़ा डालकर वो आईवी सेट के द्वारा आगे कैथेटर लगाकर बूंद ड्रिप बाय ड्रिप उनको दिया, और उससे उसको एक बस्ती लेने के बाद जो 25 से 30 बार जाता था वो 15 से 16 तक कम हुआ। ऐसा 6 दिन तक देने के बाद उसको सिर्फ 3 या 4 बार इतना कम हो गया। जो 2-3 साल से उसको जो तकलीफ दी वो सिर्फ 6 दिन के पिच्छा बस्ती से उसको। ऐसा एक लेखन बस्ती का अपने पास वेट कम करने के लिए काफी पेशेंट आते हैं। उनको अपन 7 से 14 दिन की लेखन बस्ती का कोर्स किया तो वेट में काफी कम अपने को देखने को मिलता है। कुछ व्याधि अनुसार बस्ती के प्रकार जो है, संधिशूल ऑस्टियोआर्थराइटिस में नारायण तेल का बस्ती तुम मात्र बस्ती घर पर दे सकते हैं। कोकोनट ऑयल का भी बस्ती तुम दे सकते हैं। सहचर तेल और तिक्तक्षीर बस्ती तो है। कुछ पेशेंट वेट बढ़ाने के लिए भी आते हैं, वेट कम करने के लिए जो आते हैं, वेट बढ़ाने के लिए भी आते हैं, उनको लिए भी बस्ती तुम इस प्रकार यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा तेल, तिक्तक्षीर प्लस नारायण तेल, अंडे का बल्क, तिक्तक्षीर, अंडे का बल्क, दूध, इनका बस्ती, ये 8 से 10 तक बस्ती दिया तो साधारणतः 1 से 1.5 किलो तक आपका वेट बढ़ता है पेशेंट का। ऐसा एक विचार मेरे ख्याल में आया आपके साथ बात करते करते। कोलेस्ट्रॉल पर एक आह्वान मैं हमेशा करता हूँ। हमारे पास कुछ केसेस में हमने कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से लेखन बस्ती दिया, यानी न्यूरो बस्ती और अनुलोमक तेल का अनुवसन बस्ती। ऐसा 7 दिन का कोर्स करने के बाद कोलेस्ट्रॉल जो है 30 से 40 मिलीग्राम तक कम हुआ। इस पर काफी रुग्णों को हमको फर्क मिला। हाँ, आप भी कर देखो, यदि आपको रिजल्ट मिला तो बताओ। सेकंड, सोरायसिस के पेशेंट, सोरायसिस के रुग्ण अपने पास बहुत काफी आ रहे हैं। ये रुग्णों को अत्यधिक क्लेशदायक व्याधि है, इन्हें बार बार पंचकर्म करना पड़ता है। ये त्वचा रोग होने की वजह से ज्यादा तो ओमन विरेचन, रक्तमोक्षण यही किया जाता है, लेकिन बस्ती का भी उतना भी रोल है। न्यूरो बस्ती, साथ में मंजिष्ठादि तेल, करण तेल, कडुनिंब तेल या रक्तपाचक कोई भी तेल दिया, या कभी कभी महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत का अनुवसन बस्ती दिया तो बहुत ज्यादा फायदा अपने को मिलता है। उसका कंडू जो है या उसकी शीघ्रता है, जो बढ़ने का स्पीड है, वो हम बस्ती की वजह से कम कर सकता है, क्योंकि त्वक विकृति में विकृतवात का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो हम इस प्रकार हर एक बस्ती में विचार कर सकते हैं। वैसा प्रोस्टेट के रुग्ण में भी हम बहुत बार बस्ती का यूज किया है। प्रोस्टेट बढ़े हुए रुग्णों को बहुत बार यूरिन रिटेंशन होता है, यूरिन को जाने के सेंसेशन होता है, लेकिन यूरिन पास नहीं होती, डिफिकल्टी इन मिक्चुएशन होता है। ऐसे रुग्ण में कभी कभार इमरजेंसी आता है, उससे यूरिन ही पास नहीं होती है। रिटेंशन ऑफ यूरिन होने की वजह से ब्लैडर फुल होता है, उसकी वजह से उसे श्वास की तकलीफ भी होने लगती है, साथ में उदरशील भी होता है। ऐसे रुग्णों को कैथेटर करके यूरिन निकालना पड़ता है, लेकिन इस रुग्ण को कैथेटर भी प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर में नहीं जाता है या फोर्सफुली डालना पड़ता है। इंजरी होने के चांसेस होते हैं, कभी कभार ब्लीडिंग भी होता है। ऐसे रुग्णों को जरा ज्यादा कोष्ण, यानी अपन नॉर्मली जितना ससने न्यूरोबस्ती देता है उससे थोड़ा सा ज्यादा कोष्ण न्यूरोबस्ती देने से तुरंत उपशम मिलता है। न्यूरोबस्ती निष्कासन होते ही उसकी यूरिन भी पास होती है। ऐसे रुग्णों को योग बस्ती का कोर्स करने के बाद स्थानीय वात शोधन, शमन,
स्नेह स्वेदन किया और कुछ ग्रंथि शोध की ट्रीटमेंट दी तो वहां की प्रोस्टेट ग्रंथि भी कम होती है। लेकिन यही चिकित्सा अपन बीपीएच में भी उपयुक्त होती है। कुछ रुग्णों को यूरिनरी स्टोन की भी तकलीफ होती है। ऐसे रुग्णों को रात को बे टाइम कभी भी उधर का शूल होता है, साथ में रिटेंशन भी होता है। तो ये रुग्ण स्टोन कहाँ पर है इसका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अति तीव्र शूल में आपने स्नेह बस्ती दिया और बाद में स्नेह बस्ती दिया तो शूल में स्नेह बस्ती दिया और तो शूल में तुरंत उपशम मिलता है। यह हमारा अनुभव है। पूरी संप्राप्ति ये वात स्थान पर होती है, इसके लिए बस्ती बहुत उपयुक्त है। स्टोन यदि यूरेटर में है या ब्लैडर में है तो योग बस्ती कोर्स और साथ में कुछ शमनाउचित दी तो 10 mm तक के स्टोन निकल सकते हैं। यहाँ पर हम इतना बताना जरूरी समझते हैं कि जो रुग्ण यूरिनरी स्टोन से तीव्र उदर पीड़ित है और शूल इंस्टेंट कम होने के लिए आप स्नेह बस्ती अनोसन दिया तो शूल तुरंत कम होता है, साथ में लेकिन उसके साथ उसको ऑपिडल स्नेहन भी देना पड़ता है। सर जी स्लाइड कृषित्व का चालू है नाही, पुढच्या स्लाइड ह्याची स्लाइड नव्हती म्हणून नाही दाखवली। थैंक यू सर। साइटिका के पेशेंट भी अपने पास बहुत आते हैं, उसके लिए भी अपन जनरल प्रैक्टिस में आप छोटे से सेटअप में भी अपन उसको मात्रा बस्ती उसको घर पर दिया तो उसको काफी अपने को उपशम मिलता है। वैसे आप पाते हो ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग रक्तपदर के पेशेंट के लिए भी अपन यदि वासा ग्रोथ, एस्टेटिक ग्रोथ चंदनमाला लाक्षादी तेल का बस्ती 80 ml तक दिया तो तुरंत उसका ब्लीडिंग रुकता है। तो यदि उसको ब्लीडिंग चालू होता होगा तो भी उसी वक्त भी दिया तो भी चलता है। आज बस्ती दिया तो कल तक उसका ब्लीडिंग कम होने को मिलता है। रुष्टशूल के लिए जो मैं पीछे बताया था, कोलेस्ट्रॉल, सोराइसिस, कैंसर में भी मात्रा बस्ती, कैंसर में जो पेन्स होते हैं, शूल जो होता है, शूल की वजह से जो पेशेंट अत्यधिक त्रासिक होता है, उस पेशेंट को आप कंटिन्यूस मात्रा बस्ती दिया तो उसका शूल में काफी कम होता है। बाकी ट्रीटमेंट तो अपनी चालू होती है लेकिन मात्रा बस्ती का इसमें काफी यूज होता है। गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस में यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिलीवरी होने के लिए, सीजर रुकने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे रुग्ण अपने पास काफी आते हैं। ऐसे रुग्णों को हम 7वें महीने में 1 या 2 बार मात्रा बस्ती दिया, हफ्ते में 1 या 2 बार मात्रा बस्ती दिया, वो भी नारायण तेल, सहचर तेल या चंदनमाला लाक्षादी तेल, कोई भी मात्रा बस्ती हम दे सकते हैं। उनको घर पर भी लेने बोलते हैं। 7वें 8वें महीने तक मात्रा बस्ती देना है और 9वें महीना शुरू होने के बाद एक बार सहस्नेह न्यूरो देना है। तो काफी रुग्णों को प्रसूति ही नॉर्मल डिलीवरी अपने को देखने को मिलती है। थोड़ा सा अलग विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं वर्धा में एक बार लेक्चर देने गया था तो वहां के एक मेडिकल कॉलेज के जो एचओडी थे उन्होंने ये विचार रखा और मुझे क्लिक हुआ क्या अपने आयुर्वेद को कितने नाम रखने वाले लोग भी यही यूज करते हैं। तो वो डिप्रेशन, कंफ्यूजन, जनरल नर्वस टेंशन और पेन, ये सब ऐसे पेशेंट के लिए कॉफी का ही निवा देते हैं। 1 लीटर गर्म पानी में 3 चम्मच कॉफी डालकर वो मिक्स कर फिल्टर कर वो उसका कोलन में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, एनिमा टाइप ही देते हैं। वो 15 से 20 मिनट तक अंदर रखने को बोलते हैं, बाद में लैट्रिन को जाने को बोलते हैं। तो इसी की वजह से उसको डिप्रेशन में भी रिजल्ट मिलते हैं। कंफ्यूजन होगा, पेशेंट कंफ्यूजन में होगा, उसको भी रिजल्ट मिलते हैं। नर्वस टेंशन होगा जनरलाइज, उसमें भी रिलीफ मिलता है। ऐसा उन्होंने पेपर सबमिट किया था। तो ये उनका है, सिर्फ आपको आपके मालूमात के लिए मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आपने सभी ने शांत चित्त से मेरा सब लेक्चर सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
बहुत ही अच्छा, धन्यवाद सर। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा नॉलेज, बढ़िया लेक्चर हुआ सर। आपने बंद रखा। अभी सर धन्यवाद सर जी।